तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री में मोललता, मोलरता, मोल अंश क्या होता है इसका डिस्कशन किए थे। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है विलयता। ठीक है, क्या होता है विलयता, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्या होता है विलयता। आपने कभी ये देखा होगा कि आप जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपके पास ठोस होता है, उसे आप जल में घोलते हैं। ठीक है, तो वो जल में घुल जाता है। तो ये जल में घुलने की क्रिया जो होता है, अगर हम देखें किसी पत्थर को हम जल में घोले तो वो नहीं घुलता, परंतु वो क्रिस्टलीकरण होने की वजह से आपके पास उनका प्रकृति से होने की वजह से वो जल में घुलता है। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आता है, विलयता का मतलब घुलनशीलता होता है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विलयता काम कैसे करता है। तो इनके लिए एक शब्द लिखते हैं, जैसे आपके पास होता क्या है, समान समान को घोलता है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो लिखते हैं समान समान को घोलता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि समान समान को घोलता है, मतलब जिसका प्रकृति समान है वो उस विलयन में आपके पास घुलनशील होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है जिसका प्रकृति ठीक है, जिसका प्रकृति समान हो वो क्या होते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2O, इसमें हम घोलते हैं NaCl, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये दोनों का प्रकृति सेम होने के कारण ये भी आपके पास ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायक, और ये भी ध्रुवीय है। तो दोनों की प्रकृति क्या है, आपके पास समान है। प्रकृति समान होने की वजह से तो ये दोनों एक दूसरे में आपके पास घुल जाता है। ये समझ में आया, यही होता है हम लोगों के पास विलयता। ठीक है, विलयता का मीनिंग समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेंजीन व नैप्थलीन दोनों जो होता है अध्रुवी विलायक हैं, इस वजह से वो दोनों सेम प्रकृति होने के कारण बेंजीन व नैप्थलीन एक दूसरे में घुल जाता है। जबकि आपके पास उसी बेंजीन को आप जल में घोलेंगे तो वो आपके पास अघुलनशील होता है, क्योंकि प्रकृति क्या है, आपके पास समान नहीं होता। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, इसको आपको नोट करना है। ध्रुवीय विलायक ध्रुवी में घुलता है, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, अध्रुवी विलायक में आपके पास घुलता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों के पास विलयता का सिंपल मीनिंग। चलिए ये नोट करिए। उसके बाद इस पर जो होता है हम लोगों के पास ताप का प्रभाव क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो ताप का प्रभाव,
तो ताप का प्रभाव याद रखिए, जब आप किसी विलयन में ताप का मान बढ़ाएंगे तो विलयन उस तरफ विस्थापित हो जाता है जिस तरफ ताप का वैल्यू क्या हो, कम हो, ताप का मान कम हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ली सातेलिए का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ताप के प्रभाव में विलयता गुणन विलयता जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग ली सापेलिए का नियम, ध्यान दीजिए ये जो विलयन है उसके आधार पे यहाँ आप विलयन भी लिख सकते हैं, विलय के स्थान पे विलयन उस तरफ विस्थापित होगा या अभिक्रिया उस तरफ विस्थापित हो जाता है जिस तरफ ताप का मान ताप का प्रभाव कम हो, तो इसे हम लोग ला सापेलिए का नियम कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास ला सापेलिए का नियम। ताप के प्रभाव में होता क्या है भाई कि विलयन का जो विलयता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा ताप का प्रभाव, तो इसी को हम लोग विलयनीकरण भी आपके पास कहते हैं। चलिए ये नोट डाउन करिए, फिर हम लोग जो है हेनरी का नियम क्या होता है उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए यह वहां तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोगों के पास आता है विलयन में उनके विलय के घुलने के आधार पे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन जिसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें आप और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, मतलब ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोला जा सकता उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो लिखिएगा परिभाषा, ऐसा विलयन ठीक है, तो जिसमें हम विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय के और अधिक मात्रा हम घोल सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख लेते हैं।
तो ये रहा हम लोगों के पास असंतृप्त विलयन की परिभाषा। फिर इसी में एक टर्म और आता है जिसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी लिख ही लेते हैं। अति संतृप्त अति संतृप्त विलयन क्या होता है भाई? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा हम क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये रहा हम लोगों के पास अति संतृप्त विलयन। फिर आता है विलयन पर दाब का प्रभाव। ठीक है, तो विलयता पर दाब का प्रभाव। विलयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये याद रखिए, हम लिख देते हैं दाब का विलयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम लोगों के पास जो आता है वो होता है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हेनरी का नियम ये बोलता है किसी विलयन में उपस्थित मोल अंश उस विलयन के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखते हैं किसी विलयन में उपस्थित ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित मोल जो होता है उस विलयन के दाब के समानुपाती होता है। तो P जो है वो समानुपाती होता है X के। ठीक है, तो यहां से समानुपाती चिन्ह हटेगा, तो P इज इक्वल टू K इंटू का X इंटू का X आपको देखने को मिलेगा, जहां आपके पास KH जो होता है वो हेनरी नियतांक होता है। तो KH का वैल्यू निकालते हैं, तो KH इज इक्वल टू हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आपके पास P डिवाइडेड बाई X जो है देखने को मिलता है, और यही होता है हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के रहिए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।